अच्छा, लास्ट सेशन हमने क्या रिग्रेशन पढ़ लिया था, लेकिन स्टिल यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में एस्थेटिक पढ़ा था, डिजिटल एल्गोरिथम भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, और फिर हमने मशीन लर्निंग पे आ गए थे। मशीन लर्निंग के अंदर हमने बात की थी कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का हमने क्या पढ़ा था? रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैंने अभी, क्योंकि आप लोगों को एग्जांपल दे ही रहा था कि गूगल एड्स वगैरह की, इतने में मेरे पास मेरे ही फोन पे यूट्यूब के आपके पास सजेशन आता है कि आप ये वीडियो वॉच करो, एड्स वगैरह टाइप की, मतलब एड्स नहीं, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन बार पे मोबाइल में कोई अगर न्यू, अगर आपने जैसे, हाँ, आप कोई टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें देखते चले जा रहे हो, 3 4 5 6 7 8 अपने देख ली, तो कुछ टाइम बाद आपको वो कुछ उस रिलेटेड की सजेशन आपको नोटिफिकेशन बार में आएगी आपके उसमें, आपका यूट्यूब ऑन हो या ना हो, आपके फोन की बात कर रहा हूँ। तो ये सजेशंस आई। अब मेरे पास वो सजेशन है, जैसे मैंने सजेशन रिमूव की तो उसने कहा कि रेड आर सजेशन, उसमें 4 5 स्माइली फेस था। आपके साथ किसी, आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? नो सर। नहीं हुआ? यूट्यूब की सजेशंस आती हैं? जी सर। यूट्यूब में आती है पर नोटिफिकेशन नहीं है। यूट्यूब की फोन के नोटिफिकेशन में सजेशंस आ रही होती हैं आजकल, मतलब आजकल ज्यादा आना स्टार्ट हुई, इससे पहले तो मेरे पास भी इतनी नहीं आती थी। तो वो जो जैसे ही रेट करने के बाद उसने जो मुझे स्माइली फेसेस दिए, दैट इज बेसिकली रेनफोर्समेंट लर्निंग। वो मशीन लर्निंग है, उसने मेरे अपने सजेशन को रेटिंग दी, मैंने उसमें रेटिंग में न्यूट्रल किया, तो मीन उसके लिए वो एक एवरेज रहा। हाँ, इफ आई वर, मैंने उसमें सबसे मोस्ट लेफ्ट वाला स्माइली फेस को मार्क किया होता, तो विच मींस वो सबसे ज्यादा स्माइली था, उसका मतलब ये होता, उसका नंबरिंग होती है बेसिकली, वो स्माइली फेसेस के पीछे इंटीजर वैल्यू चल रही होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द बेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द वर्स्ट, ये डिपेंडेंट होता है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है जहां पे एक एजेंट अपने आपको बेसिकली वो आपको सजेशन अपने इम्प्रूव करने के लिए आपसे रेटिंग करवाता है, वो आपसे रिवॉर्ड लेता है कि आपके वो रिवॉर्ड अच्छा है या बुरा है। अगर वो बुरा है मींस वो अपने पास से वो सारा डेटा थोड़ा काट देगा और नई चीजें ले आएगा, अब आपको वो और उस पर काम करेगा। यही अनसुपरवाइज में क्या था? अनसुपरवाइज में आपके पास कोई डोमेन नहीं होता था, वो आपके नॉर्मली सर्चेस वगैरह के थ्रू या वेब हिस्ट्री वगैरह के थ्रू एक पूरे बड़े से इस पे काम करके उसमें से चीजें उठा के आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। जबकि सुपरवाइज लर्निंग क्या हो गई थी, हमारे पास एक छोटा स्पेसिफिक डोमेन आ गया था, उस स्पेसिफिक डोमेन पे हम काम कर रहे थे। सपोज जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जिसपे मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, आपके पास खान का डेटा जो मैं आपको बता भी रहा था कि वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर सिस्टम जो बनाया हुआ था, तो वो उसमें मैंने एक पूरा सिस्टम दे दिया था। उसमें ये क्या होता है कि एक एक्सपर्ट बैठा हुआ देख रहा होता है कि वो चीजें जो आपका एआई प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी मशीन लर्निंग कर रही है, आप वो सही कर रही है या नहीं कर रही। अगर उसका आउटपुट सही नहीं है, विच मीन्स उसको और डेटा की जरूरत है, उसको और डेटा फीड किया जाएगा ताकि वो उससे और ज्यादा लर्निंग कर सके। ये सुपरवाइज लर्निंग हो जाती है। ये आपके पास अनसुपरवाइज, सुपरवाइज और इन्फोर्समेंट लर्निंग की थी। फिर हमने रिग्रेशन पढ़ा था। आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जो एग्जामिशन वगैरह के थ्रू जो मार्क्स आपके किए, वो रिग्रेशन के थ्रू ही किए जाता है। आप एक फंक्शन बनाते हो, उस फंक्शन पे डेटा फिट करते हो, पुराना सारा डेटा फिट करते हो, उससे आप नए वाले डेटा की पॉसिबिलिटीज या उसको जज कर रहे होते हो। जैसे इसने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है। क्या एग्जांपल गिवन है आपके पास? आईजीसीएसई के मैथ्स मार्क्स अगर एक बच्चे के 60 थे तो उसके कंप्यूटर में कुछ ही आए थे। तो अब यही समझ लो, यहाँ पे पेपर 1 मार्क्स रख लो, यहाँ पे पेपर 2 रख लो, या फिलहाल अभी हम पेपर 3 पेपर 4 की बात कर रहे हैं, तो पेपर 3 के मार्क्स नीचे रख लो और पेपर 4 के मार्क्स ऊपर रख लो। तो पुराने स्टूडेंट्स जिनके पेपर 3 में इतने मार्क्स थे, उनके पेपर 4 में इतने थे, एक एवरेज निकाल के एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैलकुलेट कर लिए। अब वो नीचे मार्क्स डालते जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्योंकि आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इस तरह आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। दिस इज नोन एज रिग्रेशन। हमारा ख्याल आज रिग्रेशन भी नहीं था क्योंकि हमने लास्ट टाइम रिग्रेशन पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या आपको बोर्ड शो हो रहा है?
Yes, sir. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फिलहाल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, भूल जाओ आर्टिफिशियल को। न्यूरल का मतलब क्या हुआ? न्यूरल का मतलब क्या हुआ? न्यूरॉन्स। इसमें फातिमा मेरी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है, बिकॉज फातिमा का आई गेस बैकग्राउंड बायो से है ना फातिमा? सर मैंने ओ लेवल से पढ़ा था। हाँ तो ओ लेवल्स का बायो था, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना। मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ। ठीक है चलो, जहां तक हो। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं? तो एक एटम ही होता है। एक एटम में होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूरॉन्स का नेटवर्क। तो अगर न्यूरॉन्स के नेटवर्क की बात करें तो क्यों नेटवर्क क्यों बनाया हुआ है हमने? ये कहाँ यूज किया जा रहा होता है? ये यूज किया जा रहा होता है, न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है ये आपके पास आपके इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज किया जा रहा होता है। नेटवर्क बनाते बेसिकली नेटवर्क बनाते ही शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। चाहे आप कंप्यूटर के नेटवर्क की बात करो, किसी भी नेटवर्क की बात कर लो, तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ही हो रही होती है। ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ हो रही है? हम जो बात कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क के, न्यूरॉन या न्यूरल नेटवर्क की, ये आपके पास बात की जा रही है आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। ये ब्रेन की बात की जा रही है। अब मुझे एक अच्छा एक और चीज, अब्दुल रहमान बेटा, अपनी लाइफ का बिगेस्ट फेयर बताओ क्या है? सर पता नहीं। पता नहीं बेटा, आग से डर लगता है? हाँ, क्यों? जला देते हैं। जला देती है? कैसे पता चला जला देती है? सर देखा हुआ है। देखा है? कभी इस तरह हुआ है कि गलती से कुछ किचन के अंदर करते हुए आपने अचानक से एक गरम किसी क्रॉकरी को पकड़ लिया, या कुछ भी गरम चम्मच हाथ में रख ली और हाथ वो हो गया हो? बचपन में कभी हुआ हो? सर अभी भी होता है, हाँ होता है। कभी किसी के साथ बचपन में ये हुआ है कि गर्म पानी से हाथ जल गया हो, या कुछ इस तरह आग से थोड़ा हाथ जल गया हो? जी सर, मेरा हुआ है। हुआ है। ओके। तो ये वो जो बचपन का जो इंसिडेंट है ना, उसने दिमाग को सिखा दिया है कि आपके पास ये इसके करीब जाओगे ना जल जाओगे, या गर्म लगेगा, आपको नुकसान पहुंचेगा। ये किसने सीखा? आपके ह्यूमन ब्रेन ने। बचपन में जब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अंदाजा थोड़ी होता है कि ये आग है तो इससे क्या होगा। वो तो जाके हाथ में पकड़ लेते हैं। हाँ, जब उनको उसके उनके सेंसर्स काम करते हैं, उस चीज पे रिएक्ट करते हैं, तब आपको अंदाजा होता है कि अच्छा इससे तो ये हुआ था। अब वो बचपन की बात, आप जितने बड़े हो जाओ, अक्सर लोगों को पानी से डर लग रहा होता है। क्यों? बचपन में हो सकता है उनको डूबने का कुछ हुआ हो, बच गए हो, डूबते डूबते बचे हो। वो एक इंसिडेंट पूरी जिंदगी चलता रहेगा, वो एक फेयर ऑफ लाइफ जो आपका आ जाता है पूरा। जैसे मुझे पानी से अब ज्यादा डर लगता है एज कम्पेयर टू पहले। पहले इतना नहीं था जितना अब लगता है। मेरी एक छोटी बहन की डेथ पानी की वजह से हुई, उसके बाद से ज्यादातर हमारे घर में जो है वो पानी से लोग अवॉइड करते हैं, छोटे स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि अब ये क्या हुआ,
या आपके ह्यूमन ब्रेन ने इस चीज को प्रोसेस किया और सीखा? तो बेसिकली आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इट लर्न्स फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस। सर ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी? सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं। हम बेसिकली मशीन लर्निंग की तो बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं कि ये मशीन्स को जो हमने सीखने की चीजें सिखाई हो गया, अब वो सुपरवाइज हो अनसुपरवाइज हो जो भी हो, सुपरवाइज में भी यही काम हो रहा है, रीइंफोर्समेंट में भी यही हो रहा है, और अनसुपरवाइज में भी बेसिकली सीख तो वही रहा है, लर्न फ्रॉम इट मिस्टेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या है? चलो मैं इस पे आता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा। देखिए ये मैं अपना कंप्लीट कर लूँ स्टेटमेंट्स के बाद आता हूँ। अब ये जो एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है, सबसे पहले तो हम बात करें था, क्योंकि चैप्टर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों इंट्रोड्यूस किया? रीजन क्या था? मशीन के अंदर, मशीन तो मशीन चली रही थी ना, मशीन तो कब से बनती हुई आ रही है। हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों एज अ ह्यूमन की तरह उसको सोचना सिखा रहे हैं? हालांकि अच्छा एक चलो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो। एक इंसान, ह्यूमन ब्रेन इज फास्ट और अ कंप्यूटर प्रोसेसर इज फास्ट, व्हिच इज फास्टेस्ट या व्हिच वन इज बेटर? कंप्यूटर। क्यों बेटा? सर क्योंकि कुछ चीजें डेटा ऐसा होता है जो हमें फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर फौरन कर लेता है फेच। यहाँ पे मैथ सबसे अच्छी किसकी है? कोई है जो ये क्लेम कर सकता है उसकी मैथ्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? आयशा, आलियान, अहमद, अब्दुल रहमान। सर मेरी ठीक है। सर ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं, ठीक है। सर 9 पावर नॉर्मल 9 है, कोई खास नहीं है। क्या होता है, जल्दी से बताओ। कैलकुलेट नहीं करना था, खुद से बताना था। अब यही 9 एक्सपोनेंट 9, 9 एक्सपोनेंट 9। चलो उसने वो डाल दिया, सॉरी, ये मुझे इसका कैलकुलेटर का अंदाजा नहीं यार है। 9 एक्सपोनेंट 9, 387420489। कितने सेकंड्स लगे इसको आने में? नैनो सेकंड भी नहीं लगा। मैंने यहाँ इक्वल्स टू का बटन दबाया, उसने वहां पे मुझे कर दिया, और जबकि मैंने आप लोग को दिया तो आप लोग में तो रह गए। तो आप लोग अगर कह रहे हो कि कंप्यूटर इज फास्ट, कंप्यूटर नो डाउट फास्ट है, बट ऑन अ कैटेगरी, एक जगह अच्छा है, हर चीज में अच्छा नहीं है। मींस कंप्यूटर, इफ आई से, तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटेशनल पावर के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा है किसकी? आपके कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटेशंस की जब भी बात की जाएगी तो आपका कंप्यूटर नो डाउट बेटर है, क्योंकि आप अपने सुपर कप, अच्छा चलो ये तो खैर अभी भी इसमें अगर ये छोटी वैल्यू थी, कोई बड़ी वैल्यू और ले आता एक्सपोनेंट की, 128 पावर 128 कर देता, एक्सपोनेंट 128 कर देता, तो हो सकता है मेरा पीसी भी शायद थोड़ा स्लो कर देता, लेकिन उसमें फिर हम सुपर कंप्यूटर्स ले आएंगे। लेकिन कंप्यूटेशन में तो कंप्यूटर जीत जाता है, लेकिन जहां बात आ जाती है इंटेलिजेंस की, कंप्यूटर पीछे हट जाता है, बिल्कुल पीछे हट जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप में से किस किस के पास आईफोन है? आप जब फेस आईडी लगाते हो, फेस आईडी को आप अनलॉक करने की कोशिश करो वेयरिंग अ मास्क। आपने फेस आईडी लगाई थी विदाउट अ मास्क। अब जब आप फेस आईफोन को अनलॉक कर रहे हो विद अ मास्क, क्या वो अनलॉक हो जाता है? यस और नो? नहीं सर।
नहीं होता। नहीं। आप फेस आईडी आपने फ्रंट से लगाई है, आप साइड से कर लो, अपना साइड पोज दिखा दो उसको, स्टिल काम नहीं करेगा। लेकिन यही अगर आप किसी बंदे से पहली बार मिले हो और आपने उसको विदाउट मास्क देखा है, नेक्स्ट डे अगर वो मास्क पहन के भी आ जाए तब भी उसको आपका दिमाग पहचान लेगा। आप उसको साइड पोज से देखोगे, आपका दिमाग उसको पहचान लेगा। ये आपके ब्रेन की पावर है। ये पावर हम कंप्यूटर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल हमने बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर लिया है, लेकिन स्टिल अभी भी सबसे ज्यादा जो रिसर्च की जा रही है वो न्यूरल नेटवर्क में ही की जा रही है। हमने काफी हद तक तो उसमें कर लिया, लेकिन हमने अब तक इसमें एक्सपर्ट सिस्टम्स वगैरह पे काम किया है। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमने अगर एक जिस तरह एक रिकमेंडेशन के लिए कोई बनाया तो वो रिकमेंडेशन ही दे रहा होगा। रोबोट्स वगैरह अभी बनाए तो है, लेकिन रोबोट्स इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट मतलब वो अगर एक टास्क के लिए स्पेसिफिक डिजाइन कर दिया ना आपने, तो वो उसी टास्क को फॉलो करता चला जाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ और नया, कुछ और टास्क दे दो। जैसे आपने एक वेटर बनाया रोबोट, तो उसका काम आपने वेटरिंग के लिए रखा है, लेकिन आप उसको जहां पे किसी ऐसा लेबर वर्क पे डाल दो तो वो नहीं काम करेगा। ये एक्सपर्ट सिस्टम है कि हमने एक स्पेसिफिक डिजाइन सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए। अब आपके यहाँ पे हमने क्या किया, मशीन को अपनी गलतियों से सीखना सिखाया है। तो जब मशीन्स की बात आ गई तो मशीन्स के अंदर हमने जो न्यूरल नेटवर्क बनाया है वो आर्टिफिशियल बनाया है। तो इस वजह से ये पूरे टॉपिक का नाम आ जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हमारे पास डेटा इनपुट होता है, डेटा इनपुट होने के बाद उसमें अगर आप कोई ना कोई एल्गोरिथम अप्लाई करके उसकी मीनिंग निकालते हो, अब वो डेटा की मीनिंग यहाँ तक तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर भी काम कर रहा है। कोई ना कोई आपने जैसे 9 पावर 9 डाला तो उसने कोई ना कोई एल्गोरिथम लगाया, कैलकुलेट किया और आपको उसका आउटपुट दे दिया। या आपने अपना नॉर्मली सिंपली फेस रिकग्नाइजेशन की बात की जाए तो उसने आपने डेटा इनपुट किया, इनपुट करने के बाद आपने उसमें एल्गोरिथम अप्लाई किया, उसने मीनिंग निकाली कि हाँ ये फेस उससे मैच कर रहा है, आपका डेटा अनलॉक कर दिया। अब जब तक उसमें आप न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल एल्गोरिथम नहीं लगाओगे, न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम, ये कौन सा एल्गोरिथम्स होते हैं, ये आपके पास आपकी लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे ही आपने लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा दिए, मींस आपका अब ये क्या करेगा, जो आपका सिस्टम है वो लर्न करेगा, लर्निंग स्टार्ट कर देगा, लर्निंग के साथ साथ वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट भी लेकर आएगा। तो ये आपके पास आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हो रहा होता है। अब मैं पहले ह्यूमन ब्रेन के बारे में आता हूँ। ह्यूमन ब्रेन के अंदर मैंने इसलिए फातिमा आपसे कहा था डेंड्राइट्स होते हैं, अंदाजा है क्या होता है? नो सर। डेंड्राइट्स आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर होते हैं, जो आपके समझ लो रिसेप्टर्स टाइप के हैं। ये क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं। रिसेप्टर्स का काम होता है डेटा को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद आपकी सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी क्या होती है, टू प्रोसेस, आपके डेटा को प्रोसेस करती है पूरी सेल की बॉडी। फिर आपके पास आ जाते हैं एक्सम्स। एक्सम्स क्या है, ये होते हैं आपके पास आपके डेटा को, ये समझ लो वायर्स की तरह है। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम आ रहे होते हैं कि एक सेल बॉडी से दूसरे सेल बॉडी तक डेटा अगर लेके जाना है तो एक्सम्स लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे इसको सिनेप्सिस
एन दी एन आगे आ जाता है। तो मैं आपको उसकी डायग्राम दिखाता हूँ तो ज्यादा आई गेस बेटर समझ आ पाएगा। यहाँ पे आ जाओ, बुक शो हो रही है। जी सर। ये आपके पास आपके डेंड्राइट्स हैं जो समझ लो कि रिसेप्टर्स टाइप हो गए। इन्होंने रिसीव किया, डेटा फेच किया, सेल बॉडी को भेजा, या फिर सेल बॉडी उसके न्यूक्लियस में डेटा प्रोसेस हुआ। फिर आपने क्या किया, ये एक्सन लॉक होता है और ये पूरी एक्सन है, यहाँ से डेटा पास हुआ, अब दूसरे के पास आया। तो ये जो डेंड्राइट्स के बाद जो बॉडी का ये स्टार्ट होता है ना, ये कहलाता है सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस पे आया, यहाँ से भी हो सकता है, ये आपस में पूरा एक नेटवर्क बन गया। ये अभी सिर्फ आपने दो नर्व सेल्स देखे हैं, ये एक नर्व सेल है और ये दूसरा है। यहाँ से डेटा शुरू हुआ और यहाँ तक डेटा गया। हो सकता है ये आगे भी आपके आगे ये डेंड्राइट्स आ गए, फिर आपके सिनेप्स आ जाएगा पूरा, और सेल बॉडी आ जाएगी, फिर एक और एग्जाम आ जाएगा। पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क आपका कंप्लीट बना हुआ होता है। यही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है। अब ये यहाँ तक बेटा किसी को कोई क्वेरी या कुछ है तो प्लीज मुझे बता दें। नो सर। अब जैसे ना यहाँ पे क्या हुआ, डेंड्राइट से डेटा इनपुट हुआ ना, ये आपका इनपुट हो गया। फिर अब यहाँ से यहाँ तक डेटा प्रोसेस हुआ है, जो भी हुआ हमें उससे मैटर नहीं करता। इंडियन डेटा आपके पास आपका आउटपुट हो रहा है, मतलब आपको जो भी फील आई वो आउटपुट हो गया। बीच में क्या काम हुआ ये हमें तो नहीं पता, और ये आपस में कैसे पता चल रहा होता है। यहाँ पे समझ लो इन एक्सन के अंदर वोल्टेज होता है। आपका ब्रेन भी नॉर्मली वोल्टेज पे ही, करंट पे ही काम कर रहा होता है। जब भी आप कंडक्टर हो, जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आप हिल जाते हो, आपका दिमाग फ्यूज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें वो करंट इतना हैवी चल रहा होता है या इतने डिस्टर्बेंस आ जाती है कि आप उस वक्त प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते। इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद थोड़ा इंसान थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है। अब यही आपने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ है। ये 3 लेयर्स हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। यहाँ इसको कह सकते हैं कि ये एक सिंपल डायग्राम है जिसमें आपका ये कह सकते हो कि 3 वो है ये कहलाती है आपके पास आपका इनपुट, ये कहलाती है आपके पास आपका हिडन, और ये है आपका आपके पास आउटपुट। इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ। हिडन में क्या होता है, हिडन वाली लेयर पे ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है, और ये आपके पास आपकी आउटपुट लेयर है। हिडन लेयर नॉर्मली वैसे हिडन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अभी 2 दिखाएं। हिडन लेयर मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं, और जब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली हिडन लेयर बढ़ जाती है ना, या आपका सिस्टम जिसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिडन लेयर्स हो, तो वो आपके पास आपकी डीप लर्निंग की तरफ चले जाता है एल्गोरिथम। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, या इसकी एग्जांपल देखने के बाद मैं आपको एक अपनी एग्जांपल भी बना के बता देता हूँ। यहाँ पे इसने जो एग्जांपल दी है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सही है, यहाँ पे ये कह रहा है एन एग्जाम्पल of an AI system using artificial neural network is one which estimates the cost effectiveness of battery based on initial price paid and the lifetime of use. Initial price और lifetime of use। अब मैं इसमें डायरेक्ट आपको इस एग्जांपल से यहाँ पे डायरेक्ट समझाता हूँ। ये आपका एक सेल 1 है, दिस इज योर सेल 2, दिस इज योर सेल 3। ये हो सकता है ये आपकी इनिशियल प्राइस पेड हो, और ये बैटरी की लाइफ। क्या हुआ, आपने एक एल्गोरिथम सिस्टम बनाया
आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकालनी है कि आपको सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है। आपने क्या किया, आपने कहा एक सेल है, उसका डेटा इनपुट किया, सॉरी ये इनिशियल नहीं 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 वेट वेट, आपने डेटा इनपुट किया, क्या आपने डेटा प्राइस इनपुट किया, इनिशियल प्राइस, सही। आपने इनपुट किया कि आप किस चीज पे यूज कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे उसने आपको बताया है each input node will represent one example of battery. This input will specific data that identified the battery and the price. One of the nodes in the hidden layer could be concerned with the type of battery was to be used in. The other node in the hidden layer could relate to the type of the user. यहाँ पे इसने ये जो एल्गोरिथम लगाया है, इसमें एक में इसने क्या लिखा है, इसने कहा कि एक हो सकता है कि कौन सी चीज में ये सेल यूज किया जा रहा है, और दूसरा कि जो यूजर यूज कर रहा है उसका कितना ज्यादा यूज है उस चीज पे, वो भी डिपेंडेंट है। तो इस तरह करके आपके पास आउटपुट आया कि कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कॉस्ट पर यूनिट टाइम आपके पास कैलकुलेट हो गई। हो सकता है इसकी कम हो, इसकी ज्यादा हो, उसकी सबसे कम हो, तो दिस सेल इज मच बेटर। अब ये पूरा एक छोटा सा इसने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, ये न्यूरल नेटवर्क्स है। न्यूरल नेटवर्क की एक पहचान याद रखना, जिसमें सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इनपुट आ रहे हो, वो कहलाती है आपके पास आपकी इनपुट लेयर। एक में सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट आ रहे हो, दैट लेयर इज नोन एज योर आउटपुट लेयर। इसके बीच में जितनी भी लेयर्स है वो सारी की सारी क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पे तो फिलहाल दो ही है, मल्टीपल्स हो जितनी हो, ये सारी की सारी आपकी कौन सी हो जाएंगी, हिडन लेयर। अब मैं इसकी एग्जांपल पे आ जाता हूँ अपने पास से। मुझे ग्रेड प्रेडिक्ट करना है, सही है, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रेड। मैंने क्या किया, मैंने, मुझे एक बात बताओ, एक ग्रेड प्रेडिक्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। सपोज मैं आलियान का ग्रेड प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं, आलियान्स एएस ग्रेड। अच्छा, हम हमेशा सबसे पहले इसको उस पे चलाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी नोन हो। मुझे आलियान का एएस का ग्रेड पता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन मैं उस चीज पे ये एल्गोरिथम अप्लाई, ये न्यूरल नेटवर्क उस चीज पे चलाऊंगा जो मुझे ऑलरेडी पता हो, ताकि मैं अपने एरर्स तो ठीक कर सकूं, फिर मैं कोई नई प्रिडिक्शन करूंगा। मैंने कहा कि आलियान की क्लास अटेंडेंस, आलियान की ओ लेवल्स ग्रेड, आलियान का ये फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, आलियान की मेंटल हेल्थ। मैंने कहा ये चार फैक्टर्स हैं जो एक प्रिडिक्शन के लिए, एक ग्रेड के प्रिडिक्शन के लिए इफेक्टिव हो सकता है। अब मैंने इसका पूरा एक फंक्शन तैयार होगा, मतलब मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास
ये एक इनपुट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये एक किसी ना किसी फंक्शन में जाएगा और इस फंक्शन से आपके पास आपका आउटपुट आ जाए। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, या जो भी है। ये मेरे पास चार थे, मैंने इनको इंटीजर्स वेरिएबल दे दी, x1, x2, x3 और x4। इसी के साथ साथ इनकी वेटेज, अब मुझे नहीं पता कि, मैंने अंदाजा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ना, मैंने कहा ओ लेवल्स की ग्रेड की वेटेज सबसे ज्यादा होती है, तो इसको मैंने वेट 2, वेट 1, वेट 3 और वेट 4। आपका इनपुट का वेट से मल्टीप्लाई होगा। अब ये वेट की वैल्यूज हमेशा इंटीजर्स में आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी वो वेट रखते हो। मैंने कहा ओ लेवल्स के गेट की ज्यादा वेटेज हो सकती है, इसको मैंने 5 दे दिया, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय x2 हो जाएगा, जो भी इनपुट इसने ओ लेवल के गेट था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, हाँ मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, तो मैंने कहा कि इसकी वेटेज 3 कर दो, इसकी वेटेज 5 कर दो। क्लास अटेंडेंस भी मैटर करती है, इसकी वेटेज 4 कर दो, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वेटेज 0.5 कर दो। ये सारे वेटेज को जब आप उसके इनपुट से मल्टीप्लाई करोगे और किसी फंक्शन में डालोगे, अब ये फंक्शन में सबमिशन में लगा रहा हूँ सिंपली, सबमिशन जैसे मेरे पास आ गया x1 w1 and so on, ये मैंने एक सिंपल लीनियर लगाया है। ये सब लगाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उससे आप अपनी ग्रेड की प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये एक मैंने न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसमें मेरे इनपुट लेयर क्या हो गई, ये हो गई मेरी हिडन लेयर, जो मैं बीच में ये एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा हूँ कि पीछे मैंने क्या फंक्शन लगाया, क्या लगाया, ये मेरी हिडन लेयर में चला जाएगा, और मेरा आउटपुट जो मेरा रिजल्ट आ रहा होगा ये मेरा आउटपुट हो गया। अब बात ये आती है, अब मुझे तो एएस का ग्रेड पता था ना आलियान का, मैंने ये सब लगाने के बाद मैंने कहा कि आलियान का ग्रेड आ रहा है ई, तो हो सकता है आलियान का बी आया हो, विच मीन्स कि इसमें मेरा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब गड़बड़ को कैसे ठीक किया जाएगा, गड़बड़ को ठीक करने के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ये कैसे यूज किया जाएगा, बैक ऑफ एरर्स, ये यूज किया जाएगा कैसे, मेरा जो भी आउटपुट आया और जो मेरे पास ऑलरेडी एक गिवन आउटपुट था, ये दोनों अगर मैच नहीं कर रहे, तो मैं अपनी आउटपुट लेयर को चेक करने के बाद अपनी हिडन लेयर पे आके काम करूंगा। हिडन लेयर में कोई ना कोई चेंजेस करूंगा, और चेंजेस करने के बाद चेक करूंगा क्या मेरा आउटपुट सही हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं हिडन लेयर से उठ के अब कहाँ जाऊंगा, अपने इनपुट लेयर की, हो सकता है किसी न किसी वेटेज में मैंने मसला किया था, मैं वेट्स को आगे पीछे चेंजेस करूंगा। और ये कब तक चेंजेस करूंगा, जब तक मैं अपने जो मेरा ऑलरेडी एक गिवन आउटपुट था और जो मेरा प्रेडिक्टेड आउटपुट है, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। ये इक्वल हो गए मींस कि अब मेरा एल्गोरिथम चल रहा है। इस तरह 2 3 4 केसेस पे मैं अप्लाई करके चेक करूंगा। मैंने आलियान के बाद आयशा पे अप्लाई किया, आयशा के बाद अहमद पे अप्लाई किया। ये 3 4 दफा चेक करने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा ये एल्गोरिथम अब हर जगह नियरेस्ट आ रहा है। हो सकता है एक्यूरेट ना आ रहा हो, नियरेस्ट आ रहा हो। अब मुझे कंफर्म है कि मेरा एल्गोरिथम अच्छा चल रहा है। अब मैं इससे हो सकता है आप लोग के A2 के ग्रेड्स की प्रोटेक्शन कर सकूं। तो ये है आपके पास आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें अगर डीप लर्निंग की बात की जाए तो डीप लर्निंग इज सिंपल, where system using artificial neural network with exceptionally large number of hidden layers। hidden layers बढ़ा दोगे तो वो डीप लर्निंग की तरफ चले जाएगा। Any issues? No, sir.